चलिए बेटा, मैं वेद सोनी और गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में स्वागत है आप लोगों का। और इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं कंप्लीट कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोविडेंट फंड। क्या सीखेंगे बेटा? बहुत सारे बच्चों को दिक्कत रहती है, सर प्रोविडेंट फंड नहीं आता, प्रोविडेंट फंड नहीं आता। तो बेटा आपको सिखा देते हैं प्रोविडेंट फंड क्या है। प्रोविडेंट फंड क्या होता है बेटा? बेसिकली 4 टाइप के प्रोविडेंट फंड होते हैं। हमारे लिए तो हमारे सीए इंटर के सिलेबस को देखें तो बेटा 2 ही कामयाब हैं, लेकिन मैं आपको चारों बता देता हूँ कौन से होते हैं। एक होता है बेटा स्टैट्यूटरी पीएफ, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। एक होता है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। एक होता है अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। और एक होता है बेटा पब्लिक प्रोविडेंट फंड। इनको शॉर्ट में पता है क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं एसपीएफ, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। इसको बोलते हैं आरपीएफ। मैं जब आरपीएफ बोलूं समझ जाना सर रिकॉग्नाइज्ड की बात कर रहे हैं। अगर मैं बोलूं बेटा यूआरपीएफ अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, और मैं बोलूं पीपीएफ, तो समझ आना पब्लिक प्रोविडेंट फंड की बात कर रहे हैं। ओके जी, ओके। यहां बेटा कोई भी कंट्रीब्यूशन डाल सकता है, एनी पर्सन, चाहे आपका एम्प्लॉयर हो ना हो, कोई बंदा यहां की पीएफ में पैसा डाल सकता है, एनी पर्सन। ये पब्लिक के लिए होता है। स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड 99% एग्जेम्प्ट होता है। इसमें से जो भी आपको मिलता है वो क्या होता है? एग्जेम्प्ट होता है। तो सर हम बात किसकी करने वाले हैं? हम बात करेंगे रिकॉग्नाइज्ड पीएफ क्या होता है और अनरिकॉग्नाइज्ड क्या होता है। इसके बारे में डिटेल से चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि हमारा सी इंटर का सैलरी का अगर क्वेश्चन आएगा, तो उसमें बेटा या तो जिक्र आरपीएफ का होगा और या यूआरपीएफ का जिक्र होगा। मैं आपको बता दूं 99% जिक्र आरपीएफ का मिलेगा आपको, क्योंकि आरपीएफ का ट्रीटमेंट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। सबसे शैतान कौन है इन चारों में? सबसे शैतान कौन है? शैतान है कौन? आरपीएफ। इसका ट्रीटमेंट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि इसके अपने अलग रूल रेगुलेशन है, इसका माफ करने का तरीका अलग है। तो क्या तरीका अलग है उसको हम डिटेल में सीखेंगे। चलिए बेटा नेक्स्ट पेज पे मैं इन दोनों का ट्रीटमेंट आपको सिखाता हूं, रिकॉग्नाइज्ड और अनरिकॉग्नाइज्ड। जी सर, वीडियो को बड़े ध्यान से सुनते जाइए बेटा, और कम से कम 2 बार वीडियो को देखना है, ताकि वीडियो आपके लिए क्या हो जाए? पक्की हो जाए। प्रोविडेंट फंड, अब ध्यान से सुनिए बेटा, यहां मैं 4 की टेबल नहीं बना रहा। कितनी की बना रहा हूं? 2 की। या तो रिकॉग्नाइज्ड है या अनरिकॉग्नाइज्ड है। इसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे बेटे? यूआरपीएफ। और इसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे? आरपीएफ, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। चलिए करते हैं स्टार्ट। बिट बाय बिट एक एक लाइन सीखते जाएंगे। यहां पे पैसा कौन डाल सकता है? यहां पे कंट्रीब्यूशन कौन डालेगा? एम्प्लॉयर भी डाल सकता है, एम्प्लॉय भी डाल सकता है। सर यहां पे कंट्रीब्यूशन कौन डालेगा? बेटा एम्प्लॉयर भी डाल सकता है और एम्प्लॉय भी डाल सकता है। सर इसको रिकॉग्नाइज्ड क्यों बोला? इसलिए बोला बेटा, ये अप्रूव्ड होता है बाय इनकम टैक्स कमिश्नर। इनकम टैक्स कमिश्नर ने इसको अप्रूव्ड कर रखा होता है। और बेटा ये नॉट अप्रूव्ड, इसको अप्रूव्ड नहीं कर रखा होता है, इसलिए इसको बोलते हैं अनरिकॉग्नाइज्ड। ओके सर। सर यहां जब एक एम्प्लॉय अपनी सैलरी में से पीएफ का पैसा डालता है, तो मैं एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन की बात करूंगा। जब एक एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन डालता है, तो या तो उसने आरपीएफ में पैसा डाला है बेटा, या यूआरपीएफ में पैसा डाला है। तो अगर वो रिकॉग्नाइज्ड में पैसा डालता है, तो सरकार उसको इनिशिएट करती है, उसको 80C के अंदर छूट मिलती है। क्या मिलती है? 80C के अंदर छूट मिलती है। लेकिन यहां पे बेचारा पैसा भी डालेगा, अगर उसने अनरिकॉग्नाइज्ड में कंट्रीब्यूशन दिया है, तो उसको 80C की छूट नहीं मिलती। अब ध्यान से समझना, मैं जब बोलूं, जिस बच्चे के अंदर दिमाग होगा वो पकड़ जाएगा। 80C की छूट नहीं मिलने से उसकी इनकम बढ़ गई। क्या बढ़ गई? छूट मिलती तो इनकम कम हो जाती ना। 80C की छूट ना मिलने से इनकम बढ़ गई। इनकम बढ़ गई तो टैक्स भी तो उसने पे कर दिया। इनकम बढ़ने से जो एक्स्ट्रा टैक्स लगा है, इट मींस उसने टैक्स इस अमाउंट पे दे दिया है। सर आप ऐसा अभी क्यों बता रहे हो? अरे कल को जब यही पैसा उसको बाद में मिलेगा, तो इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं करना, क्योंकि ऑलरेडी इसके ऊपर टैक्स पे कर चुका है। 2 ही चीज होती बेटा, ध्यान सुनो। या तो डिपॉजिट के टाइम जब पैसा जमा कराया तो उस टाइम ट्रीटमेंट होगा, या विड्रॉल के टाइम ट्रीटमेंट होगा। टाइम तो 2 ही होते हैं, या तो एक बार उस फंड में पैसा जमा कराने का डिपॉजिट, या उस फंड से पैसा निकलवाने का विड्रॉल का। तो यह डिपॉजिट की बात करा रहा था। अगर एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूशन डाला है, रिकॉग्नाइज्ड में हो तो 80C की छूट मिलती है, अनरिकॉग्नाइज्ड होगा तो 80C की छूट नहीं मिलेगी। ओके सर। सर अगर एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन डाला है तो क्या होगा सर? अब ये आरपीएफ है ना, ये शैतान है। ये क्या बोला था मैंने? शैतान। ये अपनी अलग ही बात करेगा। कैसे? एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या बोलता है? अगर ये कंट्रीब्यूशन अप टू 12% ऑफ सैलरी है, अगर ये सैलरी का 12% तक है, अप टू, या तो यस का केस होगा या नो का।
यस है तो फुल्ली एग्जेम्प्ट, 12% तक ही माफ रहेगा। नो तो एक्सेस अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। 12% से जितना ज्यादा होगा उतना एक्स्ट्रा अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। तो ये 12% का कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। अनरिकॉग्नाइज्ड में क्या लिखना है? नॉट ट्रीटमेंट। यहां जमा करवाते टाइम कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। सर फ्रीज का ट्रीटमेंट कब होगा? विड्रॉल के टाइम हो जाएगा बेटा, क्या दिक्कत है? जी सर। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन हो गया, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन हो गया। जी सर। सर इस पीएफ के पैसे के ऊपर इंटरेस्ट भी तो मिलेगा। क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। वहां पैसा रखा रहता है तो इसका ऊपर उसके ऊपर क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। तो रिकॉग्नाइज्ड की फिर शैतानी भरी बातें। क्या बोलेगा? अगर ये इंटरेस्ट 9.5% की रेट से मिला है, 9.5% से मिला है तो ही एग्जेम्प्ट, माफ। लेकिन अगर ये 9.5% से एक्सेस है, एक्सीड करता है, तो एक्सेस अमाउंट जो होगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। सर ये 9.5% किसका? बेटा ये परसेंटेज में दे रखा है, ये किसी का लेना नहीं है। कभी आपको सैलरी का 9.5% देखो एग्जाम में आपको गिवन मिलेगा ऐसे, 10% इंटरेस्ट मिला 10,000 रुपए का, तो आपको सीधा सा पता है क्या 9.5% माफ होता है। अगर 10% 10,000 है तो क्या 9.5% नहीं निकल सकता? 10,000 डिवाइड बाई 10% मल्टीप्लाई बाई 9.5%, ये जो आ गया वो माफ और जो बचा हुआ वो टैक्सेबल। ऐसे ट्रीटमेंट करना है। कभी इसका कोई समझे, कोई सैलरी का नहीं है ये, 9.5% तक माफ होता है, बस इसको परसेंटेज दे रखी है। सर एम्प्लॉयर ने 14% इंटरेस्ट दे रखा है, सॉरी इंटरेस्ट मिला है 14%। कितना मिला भाई? 20,000 रुपए। कोई बच्चा निकाल के दिखा सकता है मुझे कितना माफ होगा? रिकॉग्नाइज का केस होगा तो जी सर निकाल के दिखा सकते हैं। 14% 20,000 तो 100% कितना आया? 20,000 डिवाइड बाई 14% मल्टीप्लाई बाई 9.5%। ये जो आ गया सर इतना तो हो जाएगा माफ, और इससे एक्स्ट्रा जितना भी है वो हो जाएगा टैक्सेबल। ओके जी सर। तो 9.5% तक तो क्या हो जाएगा बेटा? माफ, और एक्सेस अमाउंट क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। सर अनरिकॉग्नाइज्ड बताओ। नो ट्रीटमेंट, जमा करवाते टाइम कोई ट्रीटमेंट नहीं, कोई बात ना, ये पकड़ लिया जाएगा कब? जब विड्रॉल के टाइम आएगा। सर विड्रॉल करवाई दो, लो जी विड्रॉल का टाइम आ गया, तो बेटा विड्रॉल का टाइम आ गया। विड्रॉल अगर आरपीएफ से पैसा निकलता है तो बेटा 99% वो एग्जेम्प्ट होता है, एग्जेम्प्ट होता है, क्योंकि इसका जमा करवाते टाइम ट्रीटमेंट हो चुका है, तो बाद में इसको एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है। बट सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन, कुछ कंडीशन फुलफिल करनी पड़ती है तभी एग्जेम्प्ट होता है। सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन। सर कंडीशन बता दो। वैसे तो बेटा कंडीशन लॉ में लिख रखी है, लेकिन मैं आप कहते हैं तो बता देता हूं। जैसे 5 साल की कंटिन्यू सर्विस होनी चाहिए तो ही माफ होगा। अगर उस बंदे की डेथ हो गई है तो भी इस पर टैक्स नहीं लगा जाएगा, उसको माफ कर दिया जाएगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब आ जाओ बेटा इस पे, विड्रॉल के टाइम अनरिकॉग्नाइज्ड, ये पोर्टली है बेटा, ये क्या है? पोर्टली। अनरिकॉग्नाइज्ड पैसा निकल रहा है पोर्टली में। ये इस पोर्टली में 4 टाइप का पैसा है, बड़े ध्यान से समझना। इंप्लॉय का कंट्रीब्यूशन और उस कंट्रीब्यूशन के ऊपर उसका इंटरेस्ट, इंप्लॉय का इंटरेस्ट, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन और उसके पैसे के ऊपर इंटरेस्ट। अब इन चारों का ट्रीटमेंट कैसे करना, बड़ी ध्यान से सुनना। इंप्लॉय का कंट्रीब्यूशन का अब कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, बताओ क्यों? नो ट्रीटमेंट। इंप्लॉय के कंट्रीब्यूशन के टाइम इसको छूट नहीं मिली थी, वो टैक्स पे कर चुका है। जब यहाँ टैक्स पे कर चुका है तो यहाँ कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, रटना नहीं है। बाकी टीचर्स बताते हैं रटना, वेद सोनी के पास रटना नहीं समझना है। एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन का कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, कारण ऊपर हो चुका है सर। एम्प्लॉय के पैसे के ऊपर इंटरेस्ट यहाँ टैक्सेबल नहीं होगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाके टैक्सेबल होगा। सर ऐसा क्यों? मालिक जो देता है वो सैलरी हेड में आता है, ये मालिक का नहीं, मेरे ही पैसे के ऊपर इंटरेस्ट है, मेरे ही पैसे के ऊपर इंटरेस्ट है। तो ये इंटरेस्ट कहाँ जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। सर एम्प्लॉयर ने जो कंट्रीब्यूशन दिया तो उसका यहाँ पे कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ था, तो फिर क्या दिक्कत? अब सैलरी हेड के अंदर टैक्सेबल हो जाएगा। सर इंटरेस्ट का क्या होगा? सैलरी हेड के अंदर टैक्सेबल हो जाएगा, क्या दिक्कत है? तो एम्प्लॉयर का दोनों पार्ट सैलरी हेड में टैक्सेबल हो जाएगा। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन का कोई ट्रीटमेंट नहीं करना, और एम्प्लॉय का इंटरेस्ट भूल के भी सैलरी हेड में टैक्सेबल मत करना मेरे बच्चे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में लेके जाना। ये कंप्लीट चार्ट दावा ठोक सकता हूं किसी सेंटर पे नहीं बनाते और इस तरीके की एक्सप्लेनेशन नहीं देते। जान लगा के आपको ये प्रोविजन सिखाए हैं। रिक्वेस्ट है आप लोगों से बड़े ध्यान से इन चीज़ों को समझना और फिर इन चीज़ों को अप्लाई करना। ये कंप्लीट कॉन्सेप्ट था बेटा प्रोविडेंट फंड का सिंगल वीडियो के अंदर। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेरी आपको आती है तो 99914155 पे आप मेरे से फ़ोन करके पूछ सकते हैं। चलिए बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।